Okay, so again very good evening to all. Chapter 15 waves. Okay, वैसे 11th स्टैंडर्ड में ये मेरे हिसाब से आखिरी चैप्टर है जिसमें कुछ समझने जैसा है। बाकी और चैप्टर्स जैसे कि थर्मोडाइनेमिक्स है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसमें न तो कुछ ज़्यादा समझने जैसा है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो आप हल्का फुल्का भी पढ़ो तो भी आपको उसमें से पता चल जाएगा। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ये सभी डेफिनेशंस का जिक्र किया हुआ था। फिर से उसका हल्का सा आइडिया में दे दूँ आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी या तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी वन डायरेक्शन। टाइम पीरियड जिसका मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। तो जिस डेफिनेशंस को जैसे बताया जाता है ट्राई करिए आपको उसी तरीके से वो याद रहे, तो आप उसका परफेक्ट मतलब जो है वो समझ पाओगे। वेव्स का होना मतलब इट्स अ वन काइंड ऑफ ऑसिलेशंस का होना। आई रिपीट माय पॉइंट, वेव्स का होना इट मीन्स वन काइंड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसा कैसे? तो कि देखो, ऑसिलेशंस है तो भी उसमें मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अगेन मिनिमम, मतलब जीरो पे आएगा। अगर वेव्स की बात करें तो भी उसमें सेम चीज़ होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है उसमें अप डाउन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, उस टाइप के मोशन हम कहते हैं। वेव्स की जब हम बात करते हैं तो उसका भी बिहेवियर परफेक्टली उसी की तरह होता है। अगर आप उसको ग्राफिकली देखते हैं, जनरली हम वेव्स को ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। जीरो से गया मैक्सिमम, मैक्सिमम से गया जीरो, वापस आएगा मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में और वापस आ जाएगा जीरो पे। तो ये होता है एक वेव का फॉर्मेट। तो हमने ऑसिलेशंस में ऐसा कोई वेव इक्वेशन देखा था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा था ना। ऐसा देखा था इक्वेशन का फॉर्मेट? 5 था, ओमेगा टी माइनस। ओमेगा टी माइनस 5 था। तो अब ये तो उसी के जैसा है, अब आगे ऐसा आएगा तो उसका कुछ कुछ हद तक मतलब हम ऐसा निकाल लेंगे कि ये के एक्स भी वेव की पोजीशन यानी फेज को ही हमें समझाता होगा। वैसे ये इक्वेशन का फॉर्मेट समझिएगा, 12th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा ही परफेक्ट वेव इक्वेशन का फॉर्मेट आने वाला है। ओके, तो जितना जो समझाया जाए उसको थोड़ा सा दिमाग में रखने का ट्राई करिए और यहाँ पे उसी बात को आगे लेते जाइए। कोई भी इक्वेशन को, मतलब ये जो फॉर्मेट है ना, वो क्यों ऐसा लिखाया जाता है, दिया जाता है, तो उसका हम आपको क्लैरिफिकेशंस देते रहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है, यहाँ से एम्पलीट्यूड का पता चलता है, ये पीरियोडिक है इसलिए लिया जाता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टाइम, ये वेव वेक्टर, और ये उसकी कोई पोजीशन है। तो हर कोई वेव की जब हम बात करेंगे तो उसमें अप डाउन मतलब एम्पलीट्यूड कैसा है, पीरियोडिक है या नहीं है, उन सभी छोटी छोटी बातों का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको कुछ अलग अलग फिनोमिना के बारे में भी बताया था। एक्सक्यूज मी। हमने आई थिंक आपको ऐसा समझाने का ट्राई किया था कि एक इफेक्ट मैंने कहा था, दैट इज कॉल्ड एज ए डॉपलर इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर इट। कि अगर मान लो कहीं से कोई सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है एम्बुलेंस की, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो साउंड धीरे धीरे कैसा सुनाई देगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। 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 गोइंग अवे तो कैसा सुनाई देगा? कम होगा जी। कम। कम होगा। ओके, तो वहाँ पे जैसे साउंड नज़दीक आता है, दूर जाता है, तो वो जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। प्लस लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें अलग अलग रीजंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। गिटार हो चाहे वायलिन हो, वहाँ पे स्ट्रिंग्स होती है। तो क्या स्ट्रिंग्स को एकदम टाइट किया ही जाता है, ऐसा ज़रूरी है? नो, उसको परफेक्टली ट्यून हो सके उतना उसको टाइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको टाइट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम उस बात को समझेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम, तो 2 पाई फेज डिफरेंस होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया तो 2 पाई एफ कह सकते हैं, उसको ओमेगा भी कह सकते हैं, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। वेव नंबर यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड एज ए वेव नंबर। तो उसका एज ए डेफिनेशन भी दिया है, द नंबर ऑफ वेव्स
प्रेजेंट इन ए यूनिट डिस्टेंस, मतलब ये मान लो ये एक यूनिट डिस्टेंस मैंने ले लिया, इसके अंदर कितने वेव्स आएंगे। अगर मान लो बहुत पास 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 वाले है तो बहुत ज़्यादा वेव्स आएंगे, अगर वेव काफ़ी बड़ा है तो उसी डिस्टेंस के अंदर एक ही वेव आ गया। तो कितने वेव्स आते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट डिस्टेंस के अंदर, उसको कहते हैं वेव नंबर। और उसको अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका नाम दिया हुआ है एंगुलर वेव नंबर। वैसे मैंने आई थिंक उसके लिए एक एडिशनल नाम भी शायद लिखवाया हो, ओके नहीं लिखवाया हो तो आप साइड में लिख कर रखिएगा। ये एंगुलर वेव नंबर, उसको वेव वेक्टर भी कहा जाता है। आई रिपीट, एंगुलर वेव नंबर या तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट या तो वेव वेक्टर, ओके ऐसे उसके नाम आप दे सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। यहाँ पे वेव वेलोसिटी, तो जिसका मैंने आपको जिक्र बताया था, मतलब आइडिया दिया था, वेव वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके हिसाब से वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, उसका भी आप आइडिया ले सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है वो भी मैंने बताया, और ये रिलेशन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन में लिया था। यहाँ पे ये सी आर का क्या मतलब है, किसी को याद है? डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। वो रेयर फ्रैक्शन और वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, रेरिफैक्शन एंड कंडेंसेशन, ओके हमने उसको कहा था रेरिफैक्शन एंड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो साउंड वेव का प्रोपेगेशंस होता है उसमें हमें ऐसा देखने को मिल सकता है, ओके तो वो यहाँ पे चीज़ बहुत 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 काम की है। अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा 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 आप जोड़ते जाइएगा और समझते जाइएगा। वैसे अब ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही काम का है, ओके तो ऐसा समझिए आज का लेक्चर और जो कल का लेक्चर होने वाला है उन 2 लेक्चर के अंदर, ओके कहीं से भी कुछ भी एडजस्ट करके आज का और कल का लेक्चर ध्यान से पढ़िएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारी जगह पे हम बहुत छोटी छोटी बातों का डिस्कशंस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन होगा जो आपको लॉन्ग टाइम तक काम में आएगा, ताकि आज हम यहाँ पे वो वेव का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उसको हम आज समझेंगे। तो वो बहुत ही काम की चीज़ है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसा बताया है व्हाट इज ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे बढ़ने वाला। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो हमने कोई गिटार का वायर है वहाँ पे स्ट्राइक किया और कंटिन्यूसली अगर स्ट्राइक करते रहेंगे तो वेव कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होंगे, हाँ या ना? हाँ सर, यस बहुत सर, सही। अब मान लो इसको ऐसा समझना है कि कोई एक जगह से, ये एक आपको एक सिंपल सा फिगर दिया है जो वेव का ही है। मान लो कोई एक वेव का प्रोपेगेशन ओ से स्टार्ट होके जब वो यहाँ पे y हाइट पे p पॉइंट पे पहुंचा, तब मान लो वहां से एक दूसरा वेव निकला, उसका भी प्रोग्रेशन है। ये वेव इस पाथ को फॉलो करेगा, वो दूसरा वेव भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके घर में आपका भाई या तो बहन आपसे बड़ा या तो छोटा होगा, ओके अगर मान लो आज आप उससे 2 साल छोटे हैं तो आज आपका एज फॉर एग्जांपल 16 है तो उसका 18 होगा। जब आप 40 के होंगे तो उसका एज कितना होगा? 42। जब आप 60 के होंगे तो उसका एज कितना होगा? 62। 62, जब आप 80 के होंगे तो उसका एज होगा 82। आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर अगर मान लो कोई आपको ही डांटना चाहता है तो ऐसा कहेगा कि भाई छोड़ दो वो आपसे बड़ा है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब आप 80 साल के बूढ़े हो जाओगे तो भी आपको ये स्टेटमेंट सेम टू सेम सुनना पड़ेगा कि भाई जैसा भी है वो तुझसे बड़ा है। इन रिवर्स सिचुएशन, इन रिवर्स डायरेक्शंस, अगर मान लो आप बड़े हैं और वो आपसे छोटा है, ओके अगर वो 80 साल का हो जाएगा तो भी अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आपको भी यही कहना पड़ेगा कि छोड़ना भाई तुझसे छोटा है, ओके तो हम ऐसा कहेंगे छोटा क्या 80 साल का हो गया, तो कहेंगे तू वो 80 का हुआ तो तू भी तो 82 का हुआ ना।
तो मतलब क्या, तो कि फॉर एग्जांपल जब आपका बर्थ हुआ तो ऑलरेडी मान लो वो 2 साल आपसे बड़ा था, वो 2 साल उसका लाइफ आगे बढ़ा था। अब जैसे आपका बॉर्न हुआ आपका लाइफ भी तो आगे बढ़ा। हर एक का बर्थडे 365 डेज के बाद आता है, तो उसको आप इस वेव के साथ कंपेयर करिए कि एक वेव का होना मतलब पूरा क्रेस्ट और पूरा ट्रफ। जब आप 1 साल के हुए उसका मतलब ये कि आपने भी 365 डेज कंप्लीट किए। अगर आप 1 साल के हो गए तो वो 3 साल का हो गया, आप 5 के हुए तो 7 का हुआ, आप 10 के हुए तो 12 का हुआ, आप 12 के हुए तो वो 14 का हो गया, अगर आप 20 के हुए तो वो 22 का हो गया। मतलब क्या, तो कि आपका जैसे लाइफ आगे बढ़ा वैसे वैसे उसका भी लाइफ आगे बढ़ता गया। वही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझनी है। So a wave that travels from one point of the medium to another is called the progressive wave. ओके हम भी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ऑलवेज आगे बढ़ते रहते हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव में भी ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, तो अब हमें क्लियर है ट्रांसवर्स यानी हमने ऐसा समझा था ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल दैट्स अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट्स एग्जांपल इज अ लाइट वेव। लॉन्जिट्यूडनल में ऐसा था प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल एंड ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं जस्ट लाइक ए साउंड वेव। तो यहाँ पे ऐसा समझा है कि ये दोनों में हो सकता है, पर कोई वेव को टाइम के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, एज सिंपल एज दैट। अब उसका वेव का फॉर्मेशन आएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि मान लो वैसे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया है कि कोई एक y इक्वेशन है, जब मैं उसको ओरिजिन पॉइंट पे लेता हूँ तो इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हियर y is called the displacement at a 0 second at origin in a time t। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो कि a sin ओमेगा t जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं। इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी 0, उसका मतलब ये कि यहाँ पे ऐसा समझा जा रहा है कि वेव उसी पॉइंट से जस्ट स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप आपके पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड है, तो क्या आपसे कोई बड़ा है, तो कि ना। अच्छा आप किसी से छोटे हो, तो कि ना। क्यों नहीं ऐसा, बिकॉज यू आर ए सिंगल चाइल्ड। ओके, मतलब जब आप आए उसके बाद ना तो कोई आया, ना तो आप थे तब भी कोई नहीं था, मतलब आपके आने के बाद ना तो उससे पहले कोई था ही नहीं। It means it is called as the initial phase is a 0. The displacement of particle at the origin at x equal to 0, मतलब जब just origin पे है तब उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब धीरे 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 वेव आगे बढ़ने लगा और वेव को हमने ऐसे तो देखा ही था, a sin ओमेगा t प्लस 5, याद करिए चैप्टर नंबर 14। तो a sin ओमेगा t प्लस 5 था, 5 का वैल्यू 0 ले लो तो ये समझ में आ जाएगा ऐसा इक्वेशन एवरीवन। यस यस सर। सर। हाँ, अब इस बात को धीरे से समझिएगा। नाउ पार्टिकल का वेव आगे बढ़ने लगा, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम स्पेंड हुआ होगा, हाँ या ना। यस ओके, अब टाइम के साथ साथ उसने कुछ ना कुछ अपना स्पीड भी रखा होगा, हाँ या ना। Yes. ओके, अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि आपका 1 साल बड़ा, मेरा 1 साल बड़ा, तो आपने 1 साल बड़ा तो आपने कितने डेज स्पेंड किए। 365. 360 अगर मान लो मेरी लाइफ में 1 साल बड़ा तो मैंने कितने डेज स्पेंड किए होंगे। 365। 365. सिंपल सी बात है। क्यों, तो कि मैं आपसे बड़ा हूँ छोटा हूँ, दैट नॉट मेक्स माई डिफरेंस हियर, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द सेम स्पीड। क्यों, तो कि आपके लिए भी 24 घंटे है, मेरे लिए भी 24 घंटे है, आपके लिए भी 365 डेज 1 ईयर है, तो मेरे लिए भी वही सेम ईयर है। तो यहाँ पे उसने ऐसा समझाने का ट्राई किया कि मान लो कि ये कोई पार्टिकल P एक्स एक्सिस पे जा रहा था फ्रॉम द O। द डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग, ये बहुत ही काम की बात है, शायद मैंने नहीं बताया है।
वेव का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है पता है? डिस्टरबेंस इन ए मीडिया। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हो तो आजू बाजू कैसा दिखेगा? अंधेरे कमरे में बैठे कुछ अंधेरा हो, नहीं देखेगा, अंधेरा। काला दिखेगा। काला दिखेगा या तो कुछ नहीं दिखेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे किसी ने लाइट ऑन किया, मतलब उस एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट पार्टिकल एंटर हुए और उसने उस रूम के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब किया, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्टरबेंस। अगर मान लो आप कहीं पे शांत बैठे हो, ओके, तो आपके आजू बाजू कोई आवाज नहीं हो रही है, जैसे ही कोई आया और जोर जोर से गाना बजाने लगा तो हम ऐसा कहेंगे ही डिस्टर्ब दैट एटमॉस्फेयर। मतलब क्या था कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर उसने साउंड वेव को प्रोपेगेट किया। तो जहाँ कहीं पे भी वेव हो तो वेव का सिंपल मतलब होता है डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। चाहे साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, इट्स वन काइंड ऑफ ए डिस्टरबेंस। अब यहाँ से बहुत सिंपल सी बात उसने समझाने का ट्राई किया कि वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, मतलब ओ से लेकर पी तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। वो कितने टाइम में ट्रैवल किया होगा? तो कि उसने x बाई वी सेकंड्स में ट्रैवल किया होगा। So now it's very interesting. Velocity is equals to distance upon time कह सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। हाँ हाँ सर। इसके हिसाब से टाइम इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? x बाई वी बन जाएगा। यस तो यस अब सर। मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि जिस वेव ने यहाँ से अपना ऑलरेडी मोशन स्टार्ट कर दिया था और वो आगे बढ़ ही रहा था, जैसे ही वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से दूसरा एक वेव भी स्टार्ट हुआ, तो क्या आप ऐसा कहेंगे यहाँ से जो वेव निकला और जो वेव यहाँ से पहुंचा, तो इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको अगर मैं बी कह दूं, तो क्या आप ऐसा समझेंगे कि बी ऑलवेज ए से कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा। हाँ सर। जैसे कि मान लो आपका कोई बड़ा भाई या बहन है, जैसे ही आपका बॉर्न हुआ तो ऑलरेडी वो यहाँ पे पहुंचा था, फॉर एग्जाम्पल 2 साल 3 साल वॉट एवर, ओके, वो यहाँ पे पहुंच चुका था। जब वो यहाँ पे पहुंच चुका था तब जस्ट आपका लाइफ स्टार्ट हुआ। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि आपका लाइफ, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, इससे कैसा रहेगा, आगे या पीछे? पीछे। पीछे। पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? तो कि जब आप आए तब ऑलरेडी ये कोई टी इयर्स का था, फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर 3 ईयर वॉट एवर, ओके। तो हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके रिस्पेक्ट में ऑलवेज टी माइनस समथिंग रहेगा। तो क्या रहेगा, क्यों ऐसा रहेगा? तो कि टी टाइम में अगर मान लो मैं आज से फॉर एग्जांपल 2025 में कहूँ कि आपको उसके साथ एज का डिफरेंस लेना है, तो आज जो एज का डिफरेंस है 2025 में सेम रहेगा कि कुछ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा। 2030 में भी सेम। सेम रहेगा। मतलब क्या? तो क्या हम यहाँ पे वेव्स के टर्म में ऐसा समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट पी पॉइंट पे होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओ एट सम x माइनस वी सेकंड। x माइनस वी सेकंड में वो जितना वहां पे पहुंचा हुआ है उतना ही अगर कोई दूसरा वेव, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज समथिंग t माइनस x जितना होगा। अगर ये आपने समझ लिया, उसको आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि जब वो फर्स्ट चाइल्ड था तो वहां पे फेज, मतलब न तो उसके आगे कोई था ना पीछे, पता नहीं है, बट उसका इनिशियल फेज 0 था। अब जब दूसरा चाइल्ड हुआ तो वो ऑलवेज उससे छोटा ही रहेगा। सो टी माइनस एक्स बाई वी। तो यहाँ पे जो सिर्फ टी लिखा है उसकी जगह पे अब हम क्या लगा देंगे? टी माइनस एक्स वी लगा देंगे और एक नया वेव इक्वेशन फॉर्म होता जाएगा। ध्यान से इस पूरे फिनोमेना को देखते रहिएगा, बहुत ही मजेदार इक्वेशन बन जाएगा। एंड दिस इज द टाइम जहां पे आप समझ रहे हो कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रहा है। बाद में तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशंस के यूजेस ही सामने आएंगे,
सो दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आपको इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे हो रहा है वो समझाया जा रहा है। तो जहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स में बताता जाऊंगा कि जहाँ y इक्वल टू a साइन ओमेगा t था, उस t की जगह पे अब मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखो आ गया, पोजीशन एट x सेकेंड एट टाइम t, a साइन ओमेगा t की जगह पे आ गया t माइनस एक्स बाई वी। अब इसके बाद इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ऐसा एक फॉर्मेट मुझे मिला। अब यहाँ से मैं जो कुछ भी करूंगा वो उसके सिर्फ और सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट दे रहे हैं। वैसे आप चाहो और ऐसा कह दो कि यहाँ पे खत्म, ओके खत्म, यहाँ पे खत्म, ओके खत्म। क्यों? क्योंकि यार ये फॉर्मेट भी चलेगा, ये भी चलेगा, कुछ और दूसरा फॉर्मेट दे दो वो भी चलेगा। इसके बाद हम सिर्फ प्योरली आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहे हैं। ओके, और उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान से देखिए, थोड़ी पेशेंस बना के रखिए तो आपका काम आसान होगा। नाउ हियर इट शोज ये ओमेगा वी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय एफ लैम्डा कह सकता हूँ। 2 पाई बाय लैम्डा, तो यार ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो उसको एक अलग तरीके से समझने का ट्राई करो कि हाउ कैन आई से दैट ओमेगा वी इज इक्वल्स टू के। तो आपके पास ऐसा था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ था v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का फॉर्मेट भी तो देखा था ना, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो वही दो चीजें लगाई, एफ एफ कैंसिल किया, 2 पाई बाय लैम्डा मिला, तो ये वेव वेक्टर बना या तो एंगुलर वेव नंबर बना जिसको हमने नाम दिया था के। तो ओमेगा बाय वी की जगह पे के लगा दो तो आपका इक्वेशन रेडी हो गया। अब एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जब भी मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाता हूँ तो हमने ऐसा समझा हुआ है कि हम इस वेव को, दैट्स व्हाट कॉल्ड एज अ हार्मोनिक वेव, ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आई रिपीट, मतलब क्या? तो कि अगर इसको आप ओरिजिन समझो, ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जब वो जाता है तो यहाँ पे आता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसा कैसे? पॉजिटिव में जाते हैं तो माइनस कैसे आया? तो कि याद करिए, यहाँ से आपका भाई या बहन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था, तो क्या हाँ, जब वो यहाँ पे पहुंचा तब आपका एंट्री हुआ, तो क्या हाँ, तो जैसे ही आपका एंट्री हुआ और इस मोमेंट पे चेक किया तो आप यहाँ पे पहुंचे थे, तो ऑलरेडी आपका भाई भी तो आगे बढ़ चुका था ना। सो इट मीन्स हम तो आगे बढ़ रहे थे, भाई भी आगे बढ़ रहा था। तो उसका मतलब ये कि कोई भी मोमेंट पे हम हमारे भाई की पोजीशन नहीं पर हम हमारी पोजीशन चेक कर रहे थे और वो हमसे बड़ा था, इसलिए ऑलवेज हमें यहाँ पे ये पता चला कि हम हमारी पोजीशंस को देख रहे थे, तो ऑलवेज वी आर यंगर देन जो भी हमारा भाई है या तो बहन है, उससे हम हर वक्त कैसे रहेंगे? छोटे रहेंगे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, जो दिमाग लगा सकता है वो बताए कि अगर वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता तो वेव इक्वेशन कैसा बनता, ताकि इसका यूज आएगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, काफी बढ़िया बात। ताकि जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे तब हमारी आप अपने आप को सेंटर में रख रहे थे कि मैं उससे छोटा हूं, पर जब भाई अपने आप को देखेगा, भाई या बहन जो आपसे बड़ा है, वो जब आपको देखेगा तो ऐसा सोचेगा कि भाई वो नेगेटिव एक्स में जाएगा ना, कि मैं तुमसे बड़ा हूं। ओके, तो वो बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि हम ऐसा कहते हैं कि यार तू मुझसे बड़ा क्यों है, तो इट्स अ सिंपल आंसर।
कि जब हम आए तब से वो ऑलरेडी हमारे पहले से ही इस दुनिया में आ चुका था, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो तो सब ऑलरेडी सेट हुआ था। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल आइडिया। तो जब आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेते हो तो वहां पे आता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और उन बातों को याद रखना यहाँ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो तो माइनस साइन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन। इज दैट क्लियर? और वेव का ऐसा इक्वेशन जिसको कहा जाएगा हार्मोनिक वेव या तो प्रोग्रेसिव वेव। ओके, आई रिपीट, इसी के फॉर्मेट को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, यानी वेव एक जगह से कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो मैंने गिटार लिया, गिटार के दो एंड को मैंने फिक्स किया, उसी दो एंड के बीच में मैं वाइब्रेशन कंटिन्यूसली दे रहा, तो वहां पे जो वेव का प्रोग्रेशन होता है, इट इज नॉट कंसिडर एज ए प्रोग्रेसिव वेव, बट इट इज कॉल्ड एज ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी बोले तो कैसा होता है? स्टेशनरी बोले यानी कैसा? मूव नहीं हो। मूव नहीं होता हो ऐसा। वेव तो मोशन में होता है। तो यहाँ पे उस बात को थोड़ा सा हल्का सा समझने का, कि स्टेशनरी वेव मतलब ऐसे वेव होते होंगे जहां पे कोई दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में भी वो वाइब्रेशन देता होगा। ओके, जैसे यहाँ पे अभी हमने जो टाइम फेज किया, ओके, वहां पे हम सब लोग ऐसा कह सकते थे कि हम लोग घर में थे, ओके, बंधे बंधे से थे, पर घर के अंदर मूव कर सकते थे, हाँ या ना? हाँ। ओके, किसी किसी के पास थोड़ा और फ्रीडम था, ओके, कोई सोसाइटी में था तो नीचे भी जा सकता था। अगर मान लो कोई अलग, कोई सिटी से था, कोई अलग गांव से था, तो उसके पास थोड़ा और फ्रीडम था, ओके, कि वो थोड़ा और इधर उधर जा सकता था। ओके, किसी किसी के पास ऐसा भी फ्रीडम नहीं था कि वो अपने घर के अंदर टेरेस पे जा सके, किसी किसी के पास ऐसा भी फ्रीडम था कि उसके घर के बाजू में कोई गार्डन था, कोई ग्राउंड था जहाँ पे कोई नहीं आता था, तो वो अकेले अकेले भी जा सकता था। मतलब क्या? तो कि ये यही चीज समझाता है कि वेव है, पर प्रोग्रेसिव वेव हो तो ऐसा फॉर्मेट। थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि दो फिक्स पॉइंट के बीच में भी वेव का प्रोपेगेशन होगा, जैसे कि गिटार के दो फिक्स पॉइंट के बीच में वेव का प्रोपेगेशन, उसको कहा जाएगा स्टेशनरी वेव। बट यहाँ पे अभी जो ये फॉर्मेट डिस्कशन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है। हमें तो इसी फॉर्मेट को एकदम अच्छी तरह से दिमाग के अंदर सेट कर देना है कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन का प्रोपेगेशन हो तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का प्रोपेगेशन हो तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, उस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली। वैसे यहाँ पे हम जो भी फॉर्मेट देते हैं ना, आपको जनरली जनरली सभी फॉर्मेट पता है, देखिएगा कैसे। ए साइन ओमेगा टी, तो क्या ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं? तो क्या हाँ लिख सकते हैं। के की जगह पे 2 पाई बाय लैम्बडा, तो क्या हाँ वो भी लिख सकते हैं। तो क्या किया, 2 पाई कॉमन निकाला, बस एक फॉर्मेट दे दिया, स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। अच्छा, ऐसा फॉर्मेट क्यों दिया? तो क्या ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस जस्ट देने के लिए दिया। अच्छा दिखता है, ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ओके, अब मान लो ये कैपिटल टी बाहर लेना है, तो ऐसे तो बाहर नहीं आ सकते ना, तो टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हाँ बस, तो 2 पाई बाय टी बस ऐसे ही रखो। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन ऐसा क्यों किया? नो रीजन, बस करना था तो कर दिया। अब यहाँ पे लैम्बडा बाई टी, तो वेवलेंथ अपन टाइम को वेव वेलोसिटी कहा था, तो क्या हाँ हाँ कह सकते हैं ना। तो देखो, 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स टी बाय लैम्बडा, तो क्या एक्स बाय वी। वैसे देखा जाए तो क्या ये फॉर्मेट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
जिसमें t को रिप्लेस करके x बाई वी लिखा था वैसा ही हुआ, हाँ या ना? यस सर। ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया? 2 पाई बाय। ऐसा भी लिख सकते थे, t की जगह पे t माइनस एक्स बाई वी, तो कि बस सेम टू सेम है, बस ऐसा सिर्फ लिखा गया है। अच्छा, अब क्या किया तो कि लैम्बडा से डिवाइड, लैम्बडा से मल्टीप्लाई। भाई क्यों, कोई जरूरत है? तो कि नहीं, वैसे जरूरत तो नहीं है, पर लैम्बडा बाई कैपिटल टी को मैं वेलोसिटी कह सकता था, तो क्या हाँ कह तो सकते थे। तो एक काम करो, इस v को यहाँ से हटाकर यहाँ पे और यहाँ पे ले लो तो भी सेम हो जाएगा। ओके, तो देखो लैम्बडा से मल्टीप्लाई, लैम्बडा से डिवाइड, इसके बाद का ये फॉर्मेट कैसे आया, तो कि v हट गया, तो क्या हाँ अब डिनोमिनेटर से हटाना, तो v इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो लिख सकता था v इज इक्वल टू लैम्बडा बाई कैपिटल टी। हेलो, तो यस सर। देखो इस v को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ लैम्बडा बाई कैपिटल टी v की जगह पे? तो यस क्या सर। लिख सकते थे? यस सर। v यहाँ पे कॉमन लेता और यहाँ पे मैं लिखता लैम्बडा बाई कैपिटल टी, टी टी कैंसल होके मिल गया 2 पाई बाई लैम्बडा फॉर्मेट। तो क्या हाँ वो भी चलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? तो कि बस कोई रीजन नहीं है, जस्ट टाइम पास। ओके, कोई ऐसा रीजन नहीं है ऐसा करने के पीछे, पर बस जस्ट हम यहाँ पे उसकी वेरियस फॉर्म को देख रहे हैं। इक्वेशन 2, 3, 4, 5 आर जस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन वेव प्रोग्रेसिव, या तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसके सिर्फ फॉर्मेट है। ओके, तो रेयर केस में किसी किसी का यूज आएगा, ज्यादातर केसों में तो यूज हमें इसी का करना है। किसी की जगह पे ये लिया, वैसे यहाँ पे एक और भी आप ले सकते हैं, कहीं पे हमें 2 पाई बाय लैम्बडा दिखे ना, तो के तो कह सकते थे ना, देखो 2 पाई बाय लैम्बडा। तो इसी फॉर्मेट को मैं चाहूँ ना तो ऐसा भी एक टाइम मतलब एक फॉर्मेट दे सकता हूँ, y इक्वल टू ए साइन के वी टी माइनस एक्स, हो जाएगा नया फॉर्मेट। तो क्या हाँ ये भी चलेगा, और वैसे यहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। a sin omega t minus kx when wave propagate in positive x direction. That's it. After that, जो ऑलरेडी अभी आपने बता दिया, if wave traveling along a negative x direction, then a sin omega t plus kx, और हो सकता है वहां पे कोई फेज हो तो फाई जीरो भी लगा दो। ओके, तो अब आगे ऐसा भी आएगा कि फाई जीरो मतलब दैट समथिंग, कोई ना कोई फेज डिफरेंस हो सकता है। और फेज डिफरेंस यानी मैंने आपको समझाया था कि फेज का डिफरेंस मतलब अलग अलग मोमेंट पे उसकी पोजीशन का होना, उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा। आई होप वेव इक्वेशन समझ में आया होगा। यस ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स कैसे काम करेगा, और उसी से हमारी पूरी कहानी आगे बढ़ती जाएगी। नहीं समझ में आया हो तो फिर से उसको समझने का ट्राई करिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। The phase of harmonic wave is a quantity that gives a complete information of the wave at any time and at any position. तो एग्जैक्टली यहाँ से इंफॉर्मेशन से हमें उसका सब कुछ पता चल सकता है, कैसे वो रिपीट हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम में वो पहुंचेगा, उसका एम्पलीट्यूड किस तरह से है। इट इज जस्ट लाइक एक ही इक्वेशन से आपको सभी बातों का पता चल सकता है, दैट्स इट। तो अब उसको लिखने का ये एक तरीका कि मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कि वहां पे जैसे उसने स्टार्ट किया तो वहां पे कोई फेज डिफरेंस है। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ फेज डिफरेंस वी हैव टू पुट समथिंग फाई नॉट। अब ऐसा कहा कि इसी को अगर आप फाई रिप्रेजेंट कर दो तो ये फॉर्मेट कैसा लिखा जाएगा पता है, ए साइन फाई, दैट्स इट। मतलब इतना बड़ा 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 ना लिखना हो, आप उसको y इक्वल टू ए साइन फाई इतना शॉर्ट में भी आप बता सकते हैं। ओके, अब यहाँ से बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और वहां से हम उसके बारे में कुछ कुछ सोचेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नाउ दे मेंशन
The phase of the wave position at x and time t we can write like this. The phase of a wave is a periodic both in a time and space. अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं. सबसे पहले phase of a wave is a periodic both in time and space. सबसे पहले तो पीरियोडिक होना उसका मतलब क्या होता है? What do you mean by periodic? सर वो एक और- पीरियड में अपने आप को रिपीट करता है. Exactly. अब यहाँ पे ऐसा समझाया. The phase of a wave is a periodic both in time and space. मतलब क्या? तो कि अगर कोई वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा तो जितने टाइम में एक वेव गया मतलब टाइम एग्जैक्टली सेकंड वेव को भी उतना ही टाइम लगेगा. अगर वो यहाँ पे स्पेस यानी यहाँ से लेकर वो यहाँ तक पहुंचा एक टाइम इंटरवल में तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो कहाँ पहुंचेगा? उतना ही आगे पहुंचेगा. मतलब क्या? तो कि दोनों ही तरीके से वो सेम फेज में ही रहेगा. ओके. तो वो उसी तरीके से आगे 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 बढ़ता जाएगा. दैट इज द मेन पॉइंट. अब यहाँ पे ऐसा समझा कि अगर मान लो कांस्टेंट फेज हो तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? 0. जीरो हो जाता है. ओके. वैसे इसकी जरूरत नहीं पर आपको पता होना चाहिए. तो उसने ऐसा बताया एट ए गिवन पॉइंट अगर कोई x कांस्टेंट हो द फेज चेंज विद द टाइम t दैट वी कैन राइट एज ए डी फाई बाई डी. अब ध्यान से देखिए तो ज्यादा और पता चलेगा कि अगर जो यहाँ पे फाई का वैल्यू था उसका मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता तो यहाँ पे ओमेगा dt बाई dt ऐसा लिखता और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. डोंट से दैट dt कैंसिल, ऐसा नहीं कहेंगे. पर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1. 1. दैट्स व्हाई यहाँ से t हट गया. x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? 0. इसलिए वो यहाँ से नहीं आया. और फाई नॉट तो फाई नॉट को भी हमने शायद इनिशियली 0 लिया था इसलिए ये टर्म भी नहीं आया. तो ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल. हमें सिर्फ इसके लिए ये टर्म मिला. अब डेल्टा फाई को सब्जेक्ट बनाता तो ओमेगा डेल्टा टी ऐसा लिख पाता. ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी लिखता. तो दैट इज जस्ट अ फेज चेंजेस विद द टाइम. ये सिर्फ उसको लिखने का एक तरीका बताया. So we can define the time period of a wave 2 pi by t. That's capital T is a time period. As the time in which the phase of a particle of the medium changes by 2 pi. अब इस बात को ध्यान से देखिए. एक वेव तो कितना फेज ट्रैवल किया? 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई. दूसरा वेव तो भी कितना? 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. एक और वेव 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. तो जितने भी वेव आगे बढ़ेंगे हर एक वेव अपने लिए एक टाइम पीरियड जितना वैल्यू लेगा और हर टाइम पीरियड वैल्यू में वो कितना फेज ट्रैवल करेगा? तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई जितना ट्रैवल करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. Yes. ओके. अब यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है. ध्यान से सुनिएगा. हमने यहाँ पे देखा ओमेगा टी माइनस के एक्स को. अगर मैं ऐसा कहता हूँ इसका डिफरेंशिएशन में टाइम के रिस्पेक्ट में करूँ बट इफ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 0. तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर मैं ले लूँ तो इफ दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. पर अब मैं इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन दूं, ध्यान से सुनिएगा. हाँ, ओमेगा का तो एज इट इज तो डी टी बाई डी टी, टी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो सिर्फ ओमेगा बचेगा. यहाँ Yes. पे माइन के
x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dx by dt चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ऐसा एक रिलेशन बनेगा, हाँ या ना? यस सर। अब Yes, इसी सर sir. के ओमेगा ठीक सा, कैसे बचेगा? ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा है उसका ना, जीरो नहीं हो जाएगा? पर डिफरेंशिएशन तो आप t के रिस्पेक्ट में करते हो ना। तो देखो जैसे हम ऐसा कहते हैं ax, जैसे आप काफी सारी जगह पे आपने डिफरेंशिएशन किया, फॉर एग्जांपल 2x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 2x में 2 तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ गया, तो 2 dx बाई dx, तो dx बाई dx x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। 1। तो ये 2 तो बाहर आ गया ना, क्यों? तो कि 2 इज जस्ट कंसिडर एज ए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी उसके साथ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है। जिस तरह से यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करते किसका है? टी का, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे ओमेगा का कोई काम है तो कि नहीं? तो उसके लिए ओमेगा वर्क एज ए जस्ट अ कोफिशिएंट, वो सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, ताकि आप उसके रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। ओके, उसी तरह से ओके जैसे सर। कि के है, तो के भी कोएफिशिएंट है किसका? तो के एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या? क्या वो क्वांटिटी जो वैल्यू लेते हो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, हाँ या ना? क्या टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा? तो कैसा बोलना थोड़ा अजीब लगता है, टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है ना। तो इसलिए dt बाई dt दैट गिव्स अ 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। पर अगर मैं ऐसा कहता हूँ dx बाई dt, यानी क्या पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा? तो क्या हाँ हाँ होगा। अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको क्या कह सकते हैं? तो उसको वेलोसिटी कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले लिया। अब इसके हिसाब से देखो, मैं वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा? हल्का सा सोच विचार करके जवाब दीजिएगा। इसके हिसाब से ओमेगा बाय के। Omega by K. बन जाएगा ऐसा कुछ कुछ। अब v इक्वल टू ओमेगा बाई के तो बना। यस एनीवन रिमेम्बर क्या था वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला? था लैम्बडा बाई टी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से डिवाइड कर दूं इनटू लैम्बडा बाई टी लिख दूं, मतलब लैम्बडा बाई टी अभी भी एज इट इज है। पर अगर मैं इसका थोड़ा देखने का नजरिया चेंज करूं, क्या किसी को कुछ और दिख रहा है यहाँ पे? 2 पाई बाय टी होगा तो ओमेगा होगा। 2 पाई बाई टी होगा, मतलब ये 2 पाई देखो और ये बाई टी देखो, 2 पाई बाई टी, उसको मैं लैम्बडा ओमेगा कह सकता हूँ। अब इस लैम्बडा को डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में रखूं, मतलब यहाँ पे मैं 2 पाई बाय लैम्बडा देखो तो 2 पाई बाय लैम्बडा क्या होता था? वेव वेक्टर कहते थे, एंगुलर वेव नंबर कहते थे। हाँ तो कहानी हमने शुरू की वेव वेलोसिटी के साथ, पर हम पहुंचे ओमेगा बाय के पे। वैसे यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स किसकी जगह पे लिखा था? तो कि फेज की जगह पे लिखा था, और उसमें से डिफरेंशिएशन करते करते हमें जो वेलोसिटी मिली, तो इस वेलोसिटी का नाम दे देंगे फेज वेलोसिटी, और इसका नाम दे देंगे वेव वेलोसिटी। और इसलिए उन दोनों के बीच में क्या रखा है? और मतलब एक सेंस में वेव वेलोसिटी कहो तो भी चलेगा, और एक तरीके से फेज वेलोसिटी कहोगे तो भी चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यस सर। मतलब इसमें मैंने कौन सा रास्ता अपनाया? तो कि ओमेगा टी माइनस के एक्स दैट कंसिडर्स वन काइंड ऑफ फेज,
If I'm doing a differentiation with respect to time, so I'll get the v equal to omega by k. But in the either way, if I just use the wave velocity formula lambda by t, 2 pi से मल्टीप्लाई 2 pi से डिवाइड, तो क्या बन सकता है? तो के वो देखने जाओ तो घूम फिर कर वो भी क्या बन गया, ओमेगा बाय के ही तो बन गया. So this is the one kind of a relation of velocity omega, that's angular frequency, and k जिसको हम कहते हैं propagation constant या तो wave vector, ओके, या तो एंगुलर वेव नंबर, कुछ भी हम कह सकते हैं. तो यही चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस करवाया है. तो देखिए जब भी ऐसी कुछ कुछ बात हुई, यहाँ से दो वेव निकले, ओके, आफ्टर सम सर्टेन पॉइंट, ओके, तो यहाँ से एक वेव जितने आगे बढ़ रहा है, दूसरा भी वेव उसी के साथ साथ उतना ही आगे बढ़ रहा है. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों साथ साथ बढ़े, दोनों साथ साथ कम हुए, समथिंग लाइक दैट, कि कोई जगह पे किसी के घर में ट्विंस आए, तो कौन बड़ा और कौन छोटा? दोनों सेम ही होंगे बीच में. नहीं होंगे. अगर पहला कहेगा कि आज मेरा 10th बर्थडे है, तो दूसरे का 10 10th. पहला कहेगा कि आज मेरा 25th बर्थडे है, तो दूसरे का 26 मतलब क्या? तो कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं दोनों का लाइफ एक ही? अच्छा, अगर जब वो झगड़ा करेंगे तो क्या पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन रहेगा कि छोड़ना भाई, तुझसे बड़ा है या छोटा है? नहीं. दे हैव टू फाइंड सम अनदर वे, ओके. तो उसके लिए डिफिकल्ट होता है, तो उसको जनरली ऐसा ही करना पड़ता है कि वो जो कुछ भी लेकर आए घर में, वो सब कुछ कैसा हो, एक जैसा हो, ताकि जनरली छोटे बच्चे कैसी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं. इसके पास रेड है, मेरे पास ब्लैक है, मुझे रेड चाहिए, वो कहते हैं मुझे ब्लैक चाहिए. मतलब क्या, जैसा अपने पास नहीं है वैसा ही बच्चों को उसके पास ही है. बच्चे इसलिए तो उसको कहते हैं. तो उस घर में क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को, कभी भी वो कोई एक खिलौना नहीं ला सकते. अगर लाना है तो कैसे लाने पड़ेंगे, 2 खिलौने. ओके, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल आइडिया कि यहाँ पे ये दोनों वेव के जो प्रोपेगेशन है, अगर जीरो से स्टार्ट किया, एक साथ एक्सट्रीम गए, एक साथ वापस जीरो आए, एक साथ नीचे गए, एक साथ, तो सब कुछ साथ साथ ही चलता रहेगा. सो यू कैन सी दैट. इसका डिफरेंशिएशन किया, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमें dx by dt दैट्स वेलोसिटी, यानी यहाँ से मैंने लिखा था दिस इज अ वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा बाई के. इसको आप वेव वेलोसिटी कह लो, ओमेगा बाई के लैम्बडा बाई टी, या तो उसको एफ लैम्बडा भी कह दो. अब यहाँ पे ओमेगा को लैम्बडा, ओमेगा बाई के को लैम्बडा बाई टी कैसे कहा? तो v इक्वल्स टू लैम्बडा बाय टी होता है. v इक्वल्स टू लैम्बडा बाई टी भी होता है, या तो दूसरा तरीका यहाँ पे बताया कि ओमेगा को आप 2 पाई बाई कैपिटल टी कहो और k को आप 2 पाई बाई लैम्बडा कहो. 2 पाई कैंसल, लैम्बडा बाई टी एंड 1 अपॉन टी, दैट इज फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ क्या, frequency. So here we have a formula of v is equals to f lambda. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा पक्का. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब यहाँ से जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें से पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. दो बहुत सिंपल सी बात है. अगर मान लो गिटार में आप सही आवाज सुनना चाहते हैं, तो गिटार के जो किस किस टाइप के चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो वो प्रॉपर हो. को ठीक से ट्यून करना पड़े. हाँ, वो ट्यून करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो स्ट्रिंग्स बराबर टाइट और लूज और वैसे. हाँ, स्ट्रिंग को टाइट करना पड़ेगा. वो जो टाइट करना है उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? टाइट करना मतलब क्या क्रिएट करना स्ट्रिंग्स में? टेंशन.
टेंशन क्रिएट करना। क्या गिटार में हर एक वायर सेम होता है? No. तो डिफरेंस क्या होता है? थिकनेस। Thickness. थिकनेस। अब जनरली देखा जाए तो एक पॉइंट से लेकर गिटार के एक पॉइंट तक वहां पे लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर वहां पे थिकनेस अलग है। इसलिए अगर मैं उसको कहता हूँ मास पर यूनिट लेंथ, एनीबॉडी रिमेम्बर इस क्वांटिटी का क्या नाम होगा? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? भूल गए? मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, शायद पढ़ा हो। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। डेंसिटी। डेंसिटी। तो अब अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं पे तो ध्यान से सुनिएगा कि मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी हम कहते हैं। जहां पे हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मास अपॉन एरिया को कहा जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। यानी यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया में है, और एक आता है मास अपॉन लेंथ, जिसका भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसका लीनियर नाम मास डेंसिटी। यस, इसको हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी का सिंबल सिग्मा और इसका हो सकता है लैम्बडा। ओके, सिग्मा और लैम्बडा। वैसे इसका सिंबल तो पता ही होगा आप लोगों को, रो। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस बात का ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल कंसिडरेशन, यानी चैप्टर 2 जैसा क्वेश्चन। हाँ, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड इन अ सॉलिड। तो सबसे पहले स्ट्रिंग यानी जो गिटार का एग्जांपल दिया ना, वो गिटार के अंदर जो भी टेंशन या तो वहां पे जो वेव प्रोड्यूस होगा, जैसे कि आपने उसको स्ट्राइक किया वो बजा, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? पहला पॉइंट, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, इट्स अ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, इलास्टिसिटी इन द स्ट्रिंग। वैसे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो का एक नाम लिया था, एनीवन रिमेंबर इट? यंग्स मॉड्यूलस। अगर लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन हो तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहा था, ऐसा कुछ कुछ। यस सर। कौन सा चैप्टर? 9। 9। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहा है विदाउट टेंशन नो डिस्टर्बेंस कैन प्रोपेगेट इन द स्ट्रिंग। कितनी मजेदार बात है। विदाउट टेंशन नो डिस्टर्बेंस कैन प्रोपेगेट इन द स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग हटाकर लाइफ लगा दो ना तो भी ये स्टेटमेंट इतना ही राइट है। विदाउट टेंशन नो डिस्टर्बेंस कैन प्रोपेगेट इन लाइफ। मतलब क्या? तो कि जनरली हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वहां पे कहीं ना कहीं पे अगर एक टारगेट नहीं बनाया है तो हम जनरली आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हमें पता ही ना हो कि हम ये 11 साइंस पढ़ते क्यों हैं, उसके बाद 12 साइंस क्यों पढ़ने वाला है, उसके बाद हमने इंजीनियरिंग या तो मेडिकल या तो फार्मेसी क्यों किया, तो कि बस ऐसे ही किया, तो उसका कोई मतलब होता नहीं। तो स्ट्रिंग के अंदर जितना आप टेंशन क्रिएट करेंगे उतना अच्छी तरह से उसमें प्रोपिगेशन देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, मास पर यूनिट लेंथ। वैसे जनरली मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल मैंने कहा था लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल मैंने कहा था लैम्बडा, पर इस बुक के अंदर कहीं कहीं जगह पे उसको म्यू भी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर से हमने याद रखा हुआ है लैम्बडा, पर कोई कोई जगहों पे लीनियर मास डेंसिटी को म्यू भी कहा जाता है। मास अपॉन लेंथ, डायमेंशंस ऑफ दिस रेशियो। तो यहाँ पे बताया कि अगर आप इसका रेशियो ले लो ना तो देखो तो एक L2T-2 ऐसा बचा,
और अगर मैं उसका रूट निकाल दूं, L2t-2 का रूट निकाल दूं तो क्या पावर बचेगा? L1t minus L1t 1 माइनस, और L1t-1 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है? velocity. वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऐसा बताया। अच्छा, वैसे मैं बता दूं एक बात, यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कहा हुआ है, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको ऐसा निकालना चाहिए, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू ए एंड म्यू रेस टू बी। याद आया ऐसा कुछ कुछ? Yes sir, second chapter. हाँ, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लिया c, टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 l1 t-2 रेस टू a, m1 l-1 रेस टू b, और इधर आएगा l1 t-1, और इधर आएगा m रेस टू 0। याद होगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। इस वाले Yes पावर sir. से कंपेयर करेंगे, तो क्या m के लिए ऐसा कह सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 0? Yes sir. यस और a इक्वल टू माइनस बी भी तो इतना ही राइट हुआ। क्लियर? Yes sir. यस सर। हाँ, तो a इक्वल टू माइनस बी में कह सकता हूँ। इसके बाद l की पावर है a, l की पावर है -1, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 1? कह सकता हूँ ना ऐसा? Yes sir. अब मैंने माइनस बी की जगह पे a ले लिया, तो a प्लस इक्वल टू 1 बनेगा, तो क्या a इक्वल टू हाफ बन जाएगा? यस तो Yes sir. b इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस माइनस हाफ। तो देखो, t रेस टू हाफ म्यू रेस टू माइनस हाफ, यानी आ गया रूट के अंदर। ओके, so this is considered as a another way to deal with this dimensional consideration. ओके, डायमेंशनल भी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को। हाँ सर। ओके, वैसे इस चैप्टर की नोट्स के अंदर मैंने काफी सारा पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको करने नहीं है, फॉर अ रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज सॉलिड्स के लिए भी प्रूव करके दिया है, अल्टीमेटली रेशियो ही लेना है, और रेशियो वेलोसिटी के जितना ही बनता है। अब यहाँ पे आता है स्पीड, सॉरी, हाँ, write expression for the speed of a longitudinal wave in the liquid or gas and a long solid rod। रॉड यानी आप ऐसा कह सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ऐसा समझिए। और इन शॉर्ट ये ऐसा समझाना चाहते हैं क्वेश्चन कि लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट्स इन द सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, तीनों मीडियम में वो आएगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिए थे, एक लिया था टेंशन और एक हमने लिया था लीनियर मास डेंसिटी। सेम टू सेम फंडा, पर थोड़ा अलग तरीके से सोचें। The longitudinal wave, the particles of the medium oscillates forward and backward, the propagation of wave, they cause compressions and rarefactions, आगे पीछे जाना, compressions and rarefactions होता रहेगा। So the speed of a longitudinal wave through a fluid is determined 2 factors. 1, elasticity, वैसे इलास्टिसिटी में बता दूं, इलास्टिसिटी कहो, बल्क मॉडुलस कहो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहो, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस। ओके, ताकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस ही होता है। तो यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि वो बल्क मॉडुलस या तो इलास्टिसिटी, और दूसरा बताया है डेंसिटी। सो बल्क मॉडुलस अपॉन रो। वैसे बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मिलेगा? एनी आइडिया? जस्ट अब एक हिंट दिया मैंने आपको। स्ट्रेन वही स्ट्रेन जैसा ही होगा। Train. स्ट्रेन जैसा कि स्ट्रेस स्ट्रेस? हाँ,
इसका कैसे मिलेगा स्ट्रेस का? Stress upon strain. अरे और अरे अरे अरे, स्ट्रेस का फोर्स अपन एरिया करना पड़ेगा। हाँ सर। और फोर्स का था मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया का था L2, तो देखो बन जाएगा m1 L-1 T-2। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बन गया मास अपॉन वॉल्यूम। और देखो फाइनली फिर से बन गया I2T-2, फिर से ले लो रूट, तो फिर से बन गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √d/ρ। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हो वॉल्यूम इलास्टिसिटी, तो सिर्फ दिमाग में मैसेज जाना चाहिए, इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर आइडिया? यस सर। ओके, सेम टू सेम, अगर मैं बल्क मॉड्यूलस ले सकता हूँ तो मैं यंग्स मॉड्यूलस भी यहाँ पे ले सकता हूँ। क्लियर है? तो आज यस के सर। जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े वो सभी क्वेश्चंस आप 2 बार लिख दीजिएगा। ओके, गूगल क्लासरूम में भी नोट्स है। ओके, तो वहाँ से आप सीधा आप डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं डायरेक्टली वहाँ के थ्रू। ओके, पर लिख दीजिएगा तो कल के लेक्चर्स में आपको ज़्यादा पता चलेगा। और कल के लेक्चर्स में हम ये जो भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें से ही जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये काफ़ी सारा पोर्शन एक्स्ट्रा है जिसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल का जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे वो न्यूटन्स फॉर्मूला आएगा और उसके बाद ये वेव्स का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर वो आपने समझ लिया तो आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो बस थोड़ा बहुत है, अगर समझ लेंगे तो आपका काम आसान सर हो कल जाएगा। ऑनलाइन होगा? हाँ, कल ऑनलाइन होगा। अभी जो मैंने कहा ना कि लेक्चर है वो आपके ऑनलाइन रहेंगे, टेस्ट जो है वो अभी ऑफलाइन रहेगा। ओके। ओके, और कौन सा चलो। टेस्ट है?